rate. Erythrocyte means RBC. Sedimentation means falling down at the base. Sedimentation means falling down at the base. और rate means जो यहाँ है mm/hour. मतलब ये हुआ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का, जो आरबीसीज हैं mm/hour के रेट से बेस पर जाकर इकट्ठे होते हैं। बेस मतलब अगर ये एक ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब हो, तो इसका बेस ये है, ये बेस है, नीचे पॉइंट बेस है। तो जब हम इस आरबीसी को यहाँ भरते हैं और इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए, तो जितने में आरबीसीज नीचे जाकर और पैक हो जाए, जमा हो जाए, क्योंकि जब हम कहीं ब्लड भरते हैं तो कुछ देर, लगभग आधे घंटे 1 घंटे के बाद आरबीसीज नीचे बैठना शुरू होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट होना। नीचे बैठना मतलब धीरे धीरे आरबीसीज जो तैर रहे होते हैं ब्लड में, ये आपस ये धीरे धीरे नीचे जाते हैं और कुछ देर बाद आप देखते हैं कि आरबीसीज के क्लम्प्स बन गए हैं और वो नीचे क्लम्प्स वाला थक्के बन गए हैं और आरबीसीज इकट्ठे हो गए हैं और ऊपर प्लाज्मा बचा है। तो जहाँ तक आरबीसीज फिल होते हैं उस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं कि कितना है। जैसे नीचे से 0, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे 200 तक है। अब अगर आरबीसीज यहाँ तक हुए हैं, 20 तक पैक हुए हैं, इसका मतलब है कि 20 mm 1 घंटे में। तो इसका मतलब हुआ कि 20 mm तक आरबीसीज पैक हुए 1 घंटे में। तो हम लोग उसका मतलब ये निकालते हैं कि जो ESR है, ये 1 घंटे में जो रिजल्ट आया वो 20 mm आया। तो 20 mm ESR आया यहाँ। नॉर्मल ESR जो है वो 0 से 15 mm मेल में और 0 से 20 mm फीमेल्स में बताया गया। नॉर्मल ESR इतना होना चाहिए। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है? एरिथ्रोसाइट का सेडिमेंट होना विद द रेट ऑफ mm/hour। सेडिमेंटेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट विद द रेट ऑफ mm/hour। अब इसका मैकेनिज्म्स क्या है कि क्यों ये नीचे बेस पर जाते हैं, और हम लोग इसको इन्फ्लामेटरी मार्कर्स क्यों कहते हैं। जो ESR है ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं। ESR अगर चल रहा है, ESR अगर बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लामेशन प्रोसेस चल रहा है। जैसे अगर हम लोग इन्फ्लामेशन की बात करें, तो इन्फ्लामेशन के जो जनरल कॉजेज हो सकते हैं, तो सबसे जो जनरल कॉज हो सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या ऑटो इम्यून इंजरी हो सकती है, ऑटो इम्यून इंजरी हो सकती है, सेलुलर इंजरी, या फिर अदर टाइप ऑफ इंजरीज हो सकती हैं, जैसे केमिकल इंजरी, बर्न इंजरी, या डायरेक्ट ट्रॉमा, अदर इंजरी, या सन बर्न इंजरी, या हीट इंजरी, कोल्ड इंजरी, कोई भी इंजरी हो सकती है। वो सब कहाँ है? अदर्स में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजरी मीन्स क्या हो गया कि जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, ये लोग इन्वॉल्व। एक कॉज और हम लोग ऐड कर सकते हैं आरबीसी के लिए। आरबीसी के शेप, साइज, कलर अगर चेंज होते हैं तो वो भी एक टाइप का ऑटो इम्यून रिएक्शन ही होगा, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजरी हो, ऑटो इम्यून इंजरी हो, सब कुछ मिलाकर सेल्यूलर इंजरी है ये। जैसे हम लोग इन्फ्लामेशन में पढ़ रहे थे कि सेल्यूलर इंजरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लामेशन होने के लिए। तो ये एक टाइप का सेल्यूलर इंजरी होगा, और अगर सेल्यूलर इंजरी होगा तो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्ड होगा। सेल्यूलर इंजरी मीन्स ये आपके नॉर्मल पैरेंकाइमल सेल्स हैं। अगर आपने इन्फ्लामेशन लेक्चर किया है तो आपको समझ में आएगा। ये नॉर्मल पैरेंकाइमल सेल्स हैं, तो ये नॉर्मल हैं, लेकिन अगर इन नॉर्मल सेल्स में इंजरी हो जाए तो ये इंजर्ड हो गए किसी भी कारण से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, किसी भी कारण से अगर ये इंजर्ड हो जाए तो इस इंजर्ड सेल में इन्फ्लामेशन रिएक्शंस होंगे जरूर। इस इंजर्ड सेल के पास इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगा, और इन्फ्लामेशन रिएक्शन में होगा क्या, WBC जाएंगे और अदर मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये जो इंजरी हो रही है, ये इंजरी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पास से जो सप्लाई, लोकल सप्लाई होगी, ये वेसल्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। वैस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, इन्फ्लामेशन का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही यही है कि वैस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। तो ये जो वेसल्स हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं इस इंजर्ड सेल के लिए, और इनका रिस्पॉन्स क्या है, ये WBCs को पुश करते हैं इस साइड आने के लिए, इनर WBCs को पुश करते हैं इस साइड आने के लिए कि यहाँ जाएं और टारगेट सेल पर जो भी कॉज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑटो इम्यून सेल हैं या अदर कोई इंजरी है, उसको हटाएं और इस इन्फ्लामेशन, इस इंजरी को हील किया जाए। तो ये एक प्रोसेस है। अब होता क्या है कि जब भी इंजरी होती है, चाहे सेलुलर इंजरी हो, तो इसमें भी ब्लड सप्लाई होगी, यहाँ भी ब्लड सप्लाई होगी। हर सेल में अपना लोकल ब्लड सप्लाई है। तो अगर सेलुलर इंजरी है तो इसमें ब्लीडिंग होना शुरू होता है, क्योंकि इंजर्ड सेल्स हैं, तो ये भी इंजर्ड हो सकते हैं, ये भी इंजर्ड हो सकते हैं, तो यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू होगा। माइन्यूट ब्लीडिंग, जो माइक्रो ब्लीडिंग होती है। अब ये माइक्रो इंजरी है तो माइक्रो ब्लीडिंग भी हो रही है, तो इससे क्या है, ये वैस्कुलर इंजरी कहलाती है। जो ये लेवल है इसको हम लोग वैस्कुलर इंजरी कहते हैं, और इस वैस्कुलर इंजरी से माइक्रो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है इन्फ्लामेटरी पॉइंट पे। अब इस माइक्रो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं बॉडी से, क्योंकि इस ब्लीडिंग को भी रोकना जरूरी है। ब्लीड होने देना नहीं चाहिए। तो इस माइक्रो ब्लीडिंग को भी रोकने की आवश्यकता है। इसको रोकने के लिए बॉडी से कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। नॉर्मली जो ये ब्लीडिंग हो रही है, ये जो ब्लड आ रहा है और जो यहाँ ब्लड है, जो आपके सर्कुलेशन में ब्लड है, खासकर ये ब्लड, ये आरबीसीज, तो ये आरबीसीज नॉर्मल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कुछ ऐसे हैं, एक नॉर्मल, और इनका साइज जो है वो 7 से 8 माइक्रोन है, नॉर्मल साइज। दूसरा क्या है कि ये आउटर सरफेस पे निगेटिव होते हैं। नॉर्मल आरबीसीज आउटर सरफेस पे निगेटिव होते हैं, निगेटिव सरफेस होता है इनका। इनके आउटर सरफेस पे कुछ केमिकल्स हैं जो निगेटिव हैं, ये निगेटिव है। अब रूल ये है बॉडी में या सर्कुलेशन में कि जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, अपने से दूर हटाते हैं। नेगेटिव पर्सन को कोई नहीं चाहता अपने पास। तो ये जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेल्स हैं, ये नेगेटिव सेल्स एक दूसरे आरबीसी को पुश करते रहते हैं। जैसे एक नेगेटिव आरबीसी ये हो गया और एक नेगेटिव आरबीसी और हो, ये भी है। तो
ये दोनों निगेटिव हैं, ये दोनों अगर निगेटिव हैं तो अगर ये जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों निगेटिव हैं तो एक दूसरे को हटा देंगे, अपने से दूर हटा देंगे कि तू भी निगेटिव मैं भी निगेटिव, कोई आवश्यकता नहीं पास में आने की। तो दो निगेटिव लोग एक साथ नहीं आ पाए। इससे क्या हुआ, इससे ये होता है कि जो ब्लड में आरबीसीज है इनका थक्का नहीं बन पाता है। अगर आरबीसीज का थक्का बन गया तो कहीं ब्लॉकेज हो सकती है, इस ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो दोनों निगेटिव होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं नॉर्मली, और एक दूसरे के पास नहीं आते हैं तो ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है जब भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। वो बाई मिस्टेक होता है इम्यून सिस्टम का या डिफेंस सिस्टम का, एक बाय मिस्टेक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है। वो कुछ इस तरह होता है कि जैसे ये लीवर है और इस इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में लीवर कुछ काम करना शुरू करता है। जो ये ब्लीडिंग हो रही होती है, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए लीवर रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा क्या है कि जो यहाँ इंजरीज हो गई हैं, ये जो इंजरीज हो गई हैं, इस इंजरी को हील करने के लिए लीवर रिस्पॉन्ड करता है। तो लीवर कुछ मटेरियल्स ऐसे सिक्रीट करना शुरू करता है उस समय सर्कुलेशन में, वो सर्कुलेशन में ड्रेन करना शुरू करता है, जो हीलर्स हैं, जो सेल्स हील करते हैं। और इस जो इंजरी हो गई है इसको हील करने का काम करते हैं। तो लीवर्स, जो लीवर है ये सर्कुलेशन में कुछ मटेरियल्स रिलीज करने शुरू करते हैं जो हीलर्स हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो रिलीज होकर ब्लड में आता है। यहाँ से फाइब्रिनोजन प्रोटीन पहले भी होता है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, 0.5 ग्राम पर डीएल नॉर्मल वैल्यू है। तो 0.5 ग्राम पर डीएल के वैल्यू से ब्लड स्ट्रीम में होता है। तो ये जो फाइब्रिनोजेंस हैं ये रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और ये फिर यहाँ से निकलकर इस लोकल टारगेट पर आते हैं और यहाँ हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फाइब्रिनोजेंस जो हैं वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और ब्लड की ब्लीडिंग को रोकते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स। तो इस ब्लीडिंग को यहाँ रोक देते हैं। दूसरा, यहाँ जितनी भी इंजरीज हैं इनको ये हील करने का काम करते हैं, इस घाव को भरने का काम करते हैं, इस घाव को भरने का काम करते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंजरी अगर होती रही तो ये जो माइक्रो इंजरीज हैं ये अगर हील नहीं हुआ तो ये कुछ ही समय में मैक्रो इंजरीज बनेंगी और यहाँ एक बड़ा इंजरी बनेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी इंजरीज होती जा रही है उस साथ साथ में हील भी होती चली जा रही है। हमारे अंदर भी नॉर्मली फिजियोलॉजिकल बहुत सारी इंजरीज होती हैं और बहुत सारी इंजरीज हील होती चली जाती हैं साथ साथ में। और ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है इन्फ्लेमेटरी पोर्शन पर। ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाय मिस्टेक कुछ चीज़ें ऐसी होती चली जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे जो ये जो फाइब्रिनोजेंस हैं, ये फाइब्रिनोजेंस पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं। फाइब्रिनोजेंस जो हैं, जैसे ये फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल है और ये कवर सेल टाइप का है कुछ ऐसा, और ये इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं। इसके आउटर सरफेस पर, फाइब्रिनोजेंस के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं तो ये करते क्या है, ये आरबीसीज को इंगल्फ कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। जैसे ये फाइब्रिनोजेंस है, ये फाइब्रिनोजन है और फाइब्रिनोजन में ही आरबीसी कवर हो जाए
कुछ ऐसा। अब होगा क्या कि आरबीसी तो निगेटिव थे, लेकिन जब कवर हो गए तो आरबीसी का जो सरफेस हो गया वो अब हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये कवर हो गए किसी सरफेस से। जैसे किसी की बॉडी निगेटिव हो लेकिन अगर उसके कपड़े पॉजिटिव हो तो बाहर से पॉजिटिव दिख रहा है। तो अंदर से निगेटिव है लेकिन बाहर से पॉजिटिव है। तो ये एक आरबीसी जो निगेटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को पुश करते हैं फ्रॉम ईच अदर, दूर भगाते हैं। लेकिन अगर ये कवर हो जाएं फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल से, अब ये क्योंकि फाइब्रिनोजन पॉजिटिव हैं तो ये बाहर से पॉजिटिव दिखते हैं। पॉजिटिव दिखते हैं। अब होगा क्या कि जितने आरबीसीज होते हैं मैक्सिमम इस एरिया में वो क्योंकि फाइब्रिनोजन इस एरिया में ज्यादा आ रहे होते हैं क्योंकि यहाँ हीलिंग प्रोसेस है। अब इस एरिया में जितने आरबीसीज आते चले जाते हैं वो पॉजिटिव होते चले जाते हैं। फाइब्रिनोजन हीलिंग प्रोसेस के साथ साथ आरबीसीज को इनगल्फ करना शुरू करते हैं, क्योंकि फाइब्रिनोजन आरबीसीज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो निगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो वो निगेटिव पर्सनस की तरफ एक्टिव होना शुरू होता है, अट्रैक्ट होना शुरू होता है, क्योंकि उसको लगता है मैं उसको भी पॉजिटिव कर दूँ। तो ये पॉजिटिव तो कर देते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जो आरबीसी जो हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होना जब शुरू होते हैं, तो अगर एक ये आरबीसी पॉजिटिव हो गया और एक और आरबीसी पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। जिससे निगेटिव थे रिपेल कर रहे थे, लेकिन अगर ये सब लोग पॉजिटिव हो गए तो ये रिपेल नहीं करते हैं, ये पुश नहीं करते हैं, ये पुल होना शुरू करते हैं, एक दूसरे को खींचना शुरू करते हैं। पुलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं और ये पास खींचकर लिंक करते हैं एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये आरबीसी इस आरबीसी से अटैच हो जाए तो ये दो आरबीसी आपस में एक हो गए, क्लम्पिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। और ऐसे ही अदर आरबीसीज भी इनसे आकर जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारे आरबीसीज आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रम्बस फॉर्मेशन, थक्का बंद, क्लॉटिंग प्रोसेस। और इसी क्लॉटिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ ब्लीडिंग रुक पाती है, क्योंकि फाइब्रिनोजेंस हैं। और जैसे मान लो कि यहाँ एक ब्लीडिंग पॉइंट था जहाँ से ब्लीड हो रहा था, ये अगर एक ब्लीडिंग पॉइंट था जहाँ से ब्लीड हो रहा था, तो नॉर्मल आरबीसी अगर 7 से 8 माइक्रोन की थी और ये साइज अगर 14-15 माइक्रोन का है, तो यहाँ से आरबीसी लीक हो जा रहा था, तो आरबीसी बाहर आ जा रही थी। लेकिन अगर 10-15 आरबीसी आपस में क्लम्प कर जाएं तो आरबीसी यहाँ पर पैक कर देंगे इस पोर्शन को फाइब्रिनोजेंस के साथ मिलके। तो फाइब्रिनोजेंस और आरबीसी इसको पैक कर देंगे, तो यहाँ ब्लीडिंग अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि उतने छोटे स्पेस से अब अगर 7 से 8 माइक्रोन की एक आरबीसी है और 10-15 आरबीसी मिल गई, तो 7-10 आरबीसी अगर माना जाए तो 7-10-70 माइक्रोन की आरबीसी का साइज हो गया। और जो ये जो इंजर्ड पैथवे था इसका साइज 14-15 माइक्रोन का ही था, तो यहाँ से अब नहीं निकल पाएंगी आरबीसी और ये पैक हो जाएगा रास्ता, तो ये हील हो जाएगा धीरे धीरे। तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि बहुत सारी आरबीसी ऐसी हैं जो ऐसे पैक होकर, इस पोर्शन से पैक होकर, और ये ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाती है पैक होकर। तो आरबीसी बहुत सारी आपको ब्लड स्ट्रीम में विद फाइब्रिनोजन मिलनी शुरू होती है। और फाइब्रिनोजन के साथ अगर बहुत सारी आरबीसी पैक होंगी, तो क्योंकि फाइब्रिनोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर इस ब्लड को आप एक टेस्ट ट्यूब में निकाल कर रखेंगे, जैसे एक ये ट्यूब है,
इस ब्लड को आप एक ट्यूब में निकालें जिसके फाइब्रिनोजेंस बाउंड हों ऑन आरबीसी। अब इसमें आप अगर 2 ml ब्लड डाल दें और इसको मार्क कर देते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10 तक mm में इसको है। और इसका मतलब ये हुआ कि 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50, 60, 70, 80 ऐसे mm में है। और इसमें मीजर्स भी हैं, ऐसे मीजरिंग स्केलिंग है, ये मीजरिंग स्केल है। अब अगर इसमें हम लोग ब्लड डालें, पूरा का पूरा ब्लड डालें, तो सबसे पहला ब्लड की कंटेंट्स में आपके प्लाज्मा जो 55% होना चाहिए, दूसरा आपका 45% आरबीसी और लगभग 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब लोग मिलाकर, तो ये आरबीसी। 1 घंटे के लिए अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को स्टैंडिंग पोजीशन पे रखें बिना किसी मूवमेंट के, तो धीरे धीरे ब्लड के जो सेल्स हैं वो नीचे बैठना शुरू होते हैं। इसी को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। और प्लाज्मा तो कहीं जाएगा नहीं, प्लाज्मा तो वहीं भरा रहेगा, क्योंकि प्लाज्मा वाटर है और वो नीचे, उसमें क्या नीचे बैठना है। तो जो अदर सेल्स हैं, ये अदर सेल जो सेल्स हैं, खासकर आरबीसी, ये नीचे सेडिमेंट होना शुरू होते हैं धीरे धीरे। और 1 घंटे में हो सकता है